क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में अब हम एक एक करके वो टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हैं जो एग्जामिनेशंस में आमतौर पर आ सकते हैं या एडमिशन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या इंटरव्यूज में होते हैं। और उनमें से एक शायद टॉपिक जो कि आसान हो लेकिन आपको तवज्जो देना पड़ेगी, तो आसान हो वरना ये भी मुश्किल हो सकता है। और वो है कि वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वेव, आप इसे वेव कह लें लेकिन ये प्रोबेबिलिटी वेव है, उसके ऊपर एक शर्त है और वो शर्त एक इक्वेशन फॉर्म में है। इस वजह से ये जो है ना, ये सबसे पहली इक्वेशन होगी इस कोर्स में जिस पर आपने कैलकुलेशन करनी हो। और वो इक्वेशन है वेव की हाइट के बारे में, एम्पलीट्यूड से आप कहें, ठीक है। आम जिंदगी में जो दिखाई देने वाली वेव्स हैं, आप इसे पानी की वेव कह लें, उनकी हाइट कुछ भी हो सकती है। और बल्कि अगर आप बात करें एक रस्सी में वेव की, तो वो रस्सी में वेव की हाइट आप देखने वाले इंसान जो मर्जी बना दे, कम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की जो वेव है वो प्रोबेबिलिटी वेव है। अगर प्रोबेबिलिटी वेव को कम ज़्यादा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को कम ज़्यादा करेंगे, और जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा नहीं हो सकती, वो 100% ही हो सकती है। इस वजह से ये जो प्रोबेबिलिटी वेव की जो हाइट है वो इस 100% से फिक्स हो जाती है। और फिक्स करने के लिए एक कांस्टेंट को वैल्यू देना होती है जो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये टोटल स्कीम है इस लेक्चर की। अब इसमें यह है कि ये पहले मैंने ऑर्डिनरी वेव दिखाई है जो कि जिसको आप देख सकते हैं, इसे ये वाटर वेव भी हो सकती है, रस्सी पर वेव भी हो सकती है। इसकी हाइट को आप एक कर लें या दुगना कर लें, दोनों वेव्स होंगी। और मैथमेटिकली उसकी वजह यह है कि अगर ये जो ब्लू है, अगर ये वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है और इस वजह से ये वेव है, तो इसको दुगना कर देंगे। ये और दुगना करने का मैथमेटिकली मतलब है इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन वही सेटिस्फाइड रहेगी। तो ये भी वेव है और ये जो दुगना कर दिया आपने ये भी वेव है। हाइट जो मर्जी कर लें, और कई बार अक्सर तो कई बार हम इंसान इसको हाइट को चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो हाइट है उसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेटेड है, और जो हाइट का फंक्शन है वेव फंक्शन, उसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फंक्शन है उससे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर डिटेक्टर है ए से बी तो इंटीग्रेशन करें, अगर कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई कर दें, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर वेरिएबल है तो यही जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीग्रेशन हो जाएगी, और जो डिटेक्टर है उसकी वैल्यू पर इंटीग्रेशन करें। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये वेव फंक्शन का स्क्वायर है, तो उसका मतलब वेव फंक्शन को पहले स्क्वायर करें फिर इंटीग्रेट करें, ये प्रोबेबिलिटी है। अब वही बात है कि अगर आप वेव फंक्शन को चेंज करेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी को चेंज करेंगे। और एक बात तो है कि अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो 100% ही रहेगी। अब यहाँ टोटल बनाने का इसका तरीका यह है कि आप इसकी लिमिट्स को कर दें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी पार्टिकल कहीं तो डिटेक्ट होगा, तो ये तो 100% है, वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट होगा। 100% 1 होता है, तो इसका मतलब है ये जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है -+ कर दें, +इन्फिनिटी कर दें, तो ये 1 होगा। और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, वेव फंक्शन के ऊपर ये कंडीशन होती है। ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन। और इसके कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कई बार ये कैलकुलेशन करना होती है, जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्लाइड की ज़रूरत है। अगर आप जो एग्जामिनेशन में के तौर पर इस कोर्स को लें, ठीक है, किसी जगह पर करें। अगर आप एग्जामिनेशन के तौर पर कर रहे क्वांटम को वीक से वैसे सीखने कर रहे हैं, या शायद महज इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो शायद ये स्लाइड आप इस पर ना तवज्जो करें। लेकिन ये बस आखिरी स्लाइड है, और बात वैसे तो हो गई है, लेकिन उसकी मैथमेटिकल डिटेल ये है कि अगर आपको एक वेव फंक्शन है उसको स्क्वायर कर इंटीग्रेट करें और आंसर 1 नहीं है, सपोज आंसर 4 है,
और आपको चाहिए था 1, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर 4 के बजाय 1 हो जाएगा, और साई स्क्वायर को 4 गुना कम कर देंगे तो साई आधा रह जाएगा। ये जो आधा है ना, ये एक कांस्टेंट की वैल्यू है, वो आधा यहाँ था, आपने उसकी वैल्यू ऐसे चूज कर सकते हैं कांस्टेंट की कि अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है ना, इधर जो 4 था वो 1 हो गया, इधर ये जो टोटल है ये भी 4 गुना कम हो के 1 हो गया। अभी जितने गुना आपको कम करना पड़ा ना, ये इसकी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और बाकी जो होगा दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे, वो ये होगा। अब ये जो ए स्क्वायर है, इसकी दो ए स्क्वायर अगर आपको पता है तो ए की दो वैल्यू हो सकती हैं, प्लस माइनस, या कम्प्लेक्स नंबर्स में और भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन ट्रेडिशनली पॉजिटिव रूट चूज किया जाता है और उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जो नॉर्मल एक होता है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये है कि ये तो नॉर्मलाइज नहीं था लेकिन अब ये नॉर्मलाइज हो गया है, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ है इसका स्क्वायर का इंटीग्रल 1 है, तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, ये नॉर्मलाइज नहीं था। ये टर्मिनोलॉजी है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को आप समझें कि मुश्किल, इन क्वेश्चन को अगर आप मुश्किल समझें तो मेरा ख्याल ठीक नहीं है, ये बड़े आसान सवाल हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के एतबार से तो बड़े आसान है, अगर इसमें कोई मुश्किल है तो इंटीग्रेशन की तो मुश्किल हो सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स का तो सीधे सीधे एक सबक आपको याद रखना है और बस। तो इस लेक्चर को तो ख़त्म करते हैं यहाँ, और कंक्लूजन ये है कि वेव फंक्शन के ऊपर कंडीशन ये है कि इसका स्क्वायर का टोटल इंटीग्रल 1 होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है 1 होगी। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और किताबों में या रिसर्च पेपर्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्योंकि डिटेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये वेव फंक्शन का स्क्वायर है तो जैसे मर्जी, चाहे सादा फॉर्म में हो या कंप्लीट हो, ये इसके स्क्वायर का इंटीग्रल 1 होगा। इसका मतलब है इसके स्क्वायर के ग्राफ के नीचे एरिया 1 होगा, और अगर ये वेव फंक्शन चेंज हो तो क्या होगा, चेंज होता रहेगा लेकिन इसके ग्राफ के नीचे जो एरिया है ना वो 1 ही रहेगा। कभी इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा हो जाएगी तो हाइट कम हो जाएगी, और अगर विड्थ कम हो जाएगी तो अभी देख रहे हैं हाइट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन टोटल एरिया 1 ही रहेगा। और कैलकुलेशन में इसको काम करने के लिए आपको एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू चूज करना पड़ती है, और उससे ये कैलकुलेशन में 1 हो जाता है, और ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। और अगले लेक्चर में हमने ये देखना है कि कि ये जो है ये वेव फंक्शन ऐसा इस शेप का कैसे हासिल किया जाए, किस कैलकुलेशन से। तो अगले लेक्चर के लिए आप ज्वाइन करिएगा, यहाँ ख़त्म करते हैं।